अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, हमारा जो प्रोग्राम है आज का वो अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्सिटीज, स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लेक्सिटीज, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है क्योंकि हम लोग अक्सर जो स्ट्रेटेजिक लेवल के इशूज़ हैं उनको उस तरह नहीं देख रहे होते जिस तरह के देखना चाहिए। एक तो ये है कि देखिए अभी रिसेंटली इसी हफ्ते में हमने सुना कि जो JF-17 थंडर का थर्ड जनरेशन है, थर्ड ब्लॉक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, और ये लेटेस्ट जो फाइटर जेट्स हैं ये होंगे उसमें हमारे एयरफोर्स के पास मौजूद हो जाएंगे। और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी स्पेशली विज़ोवी इंडिया, और उनकी जो डिफेंस प्रोडक्शन हो रही है और साथ साथ उनके जो रफाल तैयारे भी आ रहे हैं, उनका भी बड़ा मैं हुपला देख रहा था, उनके मीडिया में लोग बड़ी बातें कर रहे थे कि ये रफाल ये है और वो है। इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लेक्सिटीज की जो जहाँ तक बात आती है उसमें फिर इंडिया का हमने ये भी देखना है कि इंडिया हमारे बारे में क्या क्या पॉलिसीज इख्तियार करता रहा है। अभी आपने देखा कि जो डिसइंफो लैब थी यूरोपियन यूनियन वाली, उसमें क्या क्या जो इंकशाफात वो सामने आए। हमारे फॉल्ट लाइंस को वो हिट करने की कोशिश करता रहता है और काफी हद तक करता रहता है। अब हमें भी ये देखना है कि उनकी भी कुछ स्ट्रेटेजिक फॉल्ट लाइंस हैं, और अगर हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो इन सब चीजों का तजिया करने के लिए आज हमारे साथ जनाब मौजूद हैं ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। ब्रिगेडियर साहब, एक तो ये है कि JF-17 थंडर के हवाले से भी जरा मुझे बताएं, और दूसरा ये है कि मैंने आज आपसे बात करनी है। आज आपका एक आर्टिकल छपा हुआ है, आज ही छपा है, और उस हवाले से क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर के साथ साथ एक हैप्पी न्यू आर्टिकल भी आया है आपका, तो उसका भी जरा तजिया करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा मुझे बताएं कि क्या इंपॉर्टेंस है ये JF-17 थंडर का, ये जो बड़ा हम सुन रहे हैं कि जी फाइटर जेट्स हमारे पास नए आ जाएंगे अब, और जनाब हमारा जो एयरफोर्स है वो बड़ी जबरदस्त नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? देखिए, सबसे पहले तो बहुत नवाजिश कि आपने प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए, अगर हम इसके सारे कॉन्सेप्ट को या इसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करें तो वी हैव टू गो बैक टू द बालाकोट इंसिडेंट। वो इंडियन एयरफोर्स की एक बहुत ही अनसक्सेसफुल और फेल्ड किस्म की एयर स्ट्राइक थी। और उसके बाद हुआ ये कि हिंदुस्तान को जब ये एहसास हो गया कि पाकिस्तान के जब स्विफ्ट रिटॉर्ट ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में जब जवाब आया पाकिस्तान का और उनके 2 त्यारे मार गिराए गए, और पाकिस्तान ने अपनी एयर सुपीरियॉरिटी जो थी उस सेक्टर में जब इस्टेब्लिश कर ली, और हिंदुस्तान इतना घबरा गया कि उन्होंने अपना ही एक हेलीकॉप्टर मार गिराया। तो दोनों तरफ की अगर एयर फोर्सेस का हम मुवाजना करें तो एक साइड पे आपको बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म नजर आती है, जिन्होंने हिंदुस्तान की एयरफोर्स को मुकम्मल तौर पर आउट क्लास किया, आउट मनूवर किया और अपनी ढाक बैठा दी थी, और बहुत क्लैरिटी नहीं थी उनके रिस्पॉन्सेज में, और उन्होंने अपने ही एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। अब उसके बाद हुआ क्या, जब ये इंसिडेंट व्हेन इट वाज ओवर तो द इंडियंस पैनिक्ड। वो सबसे पहले भागे गए रशिया, और वहां से जाके उन्होंने और Su-30 जो है वो ऑर्डर किए, MiG-29 ऑर्डर किए। फ्रांस गए, वहां पे उनको कहा कि जो रफाल तैयारे आपने हमें देने हैं उनको आप जल्द भेजें और टाइम से पहले हमें पहुंचाएं और हमें डिलीवर करें। वो अब तक मेरे ख्याल में उनके पास कोई 8 के करीब राफेल तैयारे आ चुके हैं, और उनमें शायद 2 या 3 ऐसे हैं जो कि डुअल सीटर्स हैं, जो ट्रेनिंग के लिए हैं और कन्वर्जन्स के लिए हैं। तो उसके बाद उन्होंने शायद इजराइल से भी राब्ता किया है, और अब वहाँ से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड म्यूनिशंस वो लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका जो स्पाइस गाइडेड बॉम्ब था वो पे बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ था बालाकोट के ऊपर। अब ये देखने की बात है कि क्या वो इजरायली बॉम्ब फेल हो गया कि वो अपने सही टारगेट पे नहीं पहुंचा, या इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ठीक तरह से उसको इस्तेमाल नहीं कर सके। बहरहाल वो उनके लिए सोचने की बात है। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या है? पाकिस्तान का रिस्पॉन्स अब ये है कि उन्होंने इस सारी एयर वॉरफेयर जो है उसको बिल्कुल एक मॉडर्न तनाजुर में देखना शुरू कर दिया है। पहले तो हम बात करते थे कि जहाज हैं, पायलट्स हैं, वेल ट्रेंड हैं, डॉग फाइट होती थी, जहाज एक दूसरे के ऊपर मशीन गन से फायर करते थे और एक दूसरे को गिराते थे, जैसे 65 की वॉर में हुआ, 71 की वॉर में हुआ। अब वॉरफेयर, एयर वॉरफेयर बदल चुकी है। अब उसके अंदर बहुत ज्यादा और एलिमेंट्स शामिल हो गए हैं, जैसे कि अभी आपने JF-17 ब्लॉक 3 की बात की है, तो जो क्वालिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट है,
जो कैपेबिलिटीज ऑफ द एयरक्राफ्ट हैं वो बेइंतहा बढ़ गई हैं। और एक तो ये बात आ गई, फिर ट्रेनिंग लेवल्स जो है पायलट्स के वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। फिर उनके साथ अब जो दूसरे उनको असिस्ट करने के लिए जो दूसरे वेपन सिस्टम्स आ गए हैं वो बहुत ज़्यादा आ गए, एवैक्स आ गए हैं जो उनको गाइड और कंट्रोल करते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम्स आ गए हैं उसके अंदर। फिर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स आ गए हैं। फिर कॉकपिट के अंदर बहुत चेंजेस आ गई हैं, हेड्स अप डिस्प्लेज आ गए हैं, हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेज आ गए हैं, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स आ गए हैं जो बताते हैं कि आपके ऊपर किसी ने मिसाइल फायर किया है। अगर कोई रडार आपको पिक करता है तो उसकी भी वार्निंग पायलट्स को मिल जाती है। तो एक सारा जो जंग लड़ने का, हवाई जंग लड़ने का जो तरीका कार है वो चेंज हो गया है। तो अब उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंटली मैं भूल रहा था कि ड्रोन्स आ गए हैं। हाँ और ड्रोन्स भी अभी एक से ज्यादा किस्म के हैं। एक तो ड्रोन्स वो हैं जिनके हमने इस्तेमाल देखा, अजरबैजान ने जो इस्तेमाल किया क्या अर्मीनिया के खिलाफ Turkish. और बहुत सक्सेसफुली किया। और अब ड्रोन्स, इनका जो अगला स्टेप है जो है और अगली एडवांसमेंट जो है वो होगी उन ड्रोन्स की जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वो काम करेंगे और ऑटोनोमस होंगे। वो खुद टारगेट्स चुनेंगे और उन खुद टारगेट्स को एंगेज करेंगे। तो एक बिल्कुल नई दुनिया आ रही है एयर वॉरफेयर में जिसमें ये नए जहाज होंगे, वेरी केपेबल एयरक्राफ्ट, वेरी हाईली ट्रेन्ड पायलट्स एंड देयर क्रूज। सपोर्ट एयरक्राफ्ट जो होंगे, एवैक्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले जहाज होंगे, ड्रोन्स होंगे और सैटेलाइट इनके साथ जो है कम्युनिकेशन होंगे। और इन तमाम चीज़ों को अब जब आप इकट्ठा लाते हैं और उनको एक मनूवर में आप इसको ढालते हैं और उसको फिर आप पाया तकमील तक पहुंचाते हैं, अपनी ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, दैट रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ प्रोफेशनलिज्म। और मेरे ख्याल में ये JF-17 ब्लॉक 3 जो आया है ये भी उसी सिलसिले का एक हिस्सा है। जब ये JF-17 ब्लॉक 3 आ जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, उसकी तैयारी बनना शुरू हो गया वो पाकिस्तान में। ड्रोन्स आ जाएंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के भी सिस्टम्स आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसमें हम लोग वो अच्छे होंगे। तमाम चीजों को जो एनकम्पस करता है, तो वो भी अब एक बहुत बड़ा एक हिस्सा बन गया है एयर वॉरफेयर का। तो ये जो ड्रोन पाकिस्तान की आपने बात की है, ड्रोन्स तो हमें चाइना दे रहा है ना जी? अभी अभी भी रिसेंटली भी सुना था कि कुछ ड्रोन्स मिले हमें। जी, जो ड्रोन हमको चाइना से मिल रहे हैं। हमने शायद टर्की से भी बात की है, उनके जो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं अजरबैजान के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान खुद भी बना रहा है। तो ये एक बहुत मैसिव जो है एक ड्राइव है पाकिस्तान एयरफोर्स की, और इंशाल्लाह ये बहुत कामयाब होगी। और पाकिस्तान की एयरफोर्स की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज हैं उसमें बेइंतहा इजाफा होगा। अब हिंदुस्तान को ये सोचना है कि राफेल तैयारी जो है उसके बाद अब वो क्या करेंगे, क्योंकि क्या पाकिस्तान ने अब JF-17 जो है एक 4+ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जब ये आ जाएगा इंशाल्लाह इसी साल में, और वो बहुत बेहतर तरीके से राफेल का मुकाबला करेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इट विल बी इक्विप्ड विद द PL-15 विच इज द बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, चाइनीज ओरिजिन का है। और ये दुनिया के उन मिसाइल्स में इसका शुमार होता है, BVR मिसाइल्स में, जिनकी सबसे ज्यादा रेंज है। और ये राफेल का जो मीटियोर मिसाइल जो है उसको आउट रेंज करता है। तो दिस इज अनदर फूड फॉर तो थॉट फॉर द इंडियन। ये जो इस वक्त सिचुएशन हम देख रहे हैं कि इंडिया में थोड़ी सी हमें पैनिक नजर आ रही है। उधर से उन्होंने फ्रांस को भी कहा जी कि आप हमारे साथ आके ज्वाइंट एक्सरसाइजेज करें, और फ्रांस वाले खुद भी समझ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने कोई इस तरह का काम कर लिया तो ये तो हमारे राफेल को कहीं ना उड़ा दें। तो वो ज्वाइंट एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो गए हैं, इंडिया के साथ आ रहे हैं, इसी महीने में आ रहे हैं। वो इसलिए शायद होंगे कि जो हिंदुस्तान इंडियन एयरफोर्स में इन जहाज़ों को इंडक्ट करने के लिए वो उनकी मदद कर रहे हैं, ताकि जो कैपेबिलिटीज हैं राफेल एयरक्राफ्ट की और जिस तरह से वो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं एक एयर ऑपरेशंस में, उनको वो किस तरह से इस्तेमाल करना है, उनके साथ जो सपोर्टिंग इनके जो सिस्टम्स आएंगे, एवैक्स आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले आएंगे, तो उनको कैसे इस्तेमाल करना है। ये इतना आसान नहीं है, खाली जहाज ले लेना तो बहुत आसान बात है, आप खरीद लें उनको, आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, आप उनको इंडक्ट कैसे करेंगे। फिर आप फ्रेंच, आपके पास राफेल है, Su-30 आपके पास रशियन है, जैगुआर्स आपके पास ब्रिटिश हैं, और इनके ऊपर
کہیں پہ آپ کے پاس اسرائیلی امونیشنز ہیں, کہیں پہ رشین ہے, کہیں پہ فرینچ ہے. تو اس سارے سسٹم کو اور اڑا ان کو انڈینز رہے ہیں, تو ان سب کو ایک جگہ اسٹینڈرڈائز کرنے کے لیے ان کو بہت ابھی اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. اچھا بریگیڈ صاحب ذرا آتے ہیں اب آپ کے آرٹیکل کی طرف. چیک میٹ آپ نے ایک لکھا ہے, آج ہی آرٹیکل چھپا ہے آپ کا. اس میں آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ہائبرڈ وار ہمارے خلاف کر رہا ہے, اور اس کے جو اس کو ایگزیکیوٹ مختلف فیسٹس جو اس کے کمبائنڈ فیسٹس ہیں ان کو وہ کر رہا ہے. اس میں آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ کائنیٹک اور نان کائنیٹک دونوں لیولز پہ کر رہا ہے. تیسرا ایل او سی پہ بھی ہمیں ہر وقت وہ تنگ کرتا رہتا ہے, دوسری طرف ہمیں انٹرنلی بھی کر رہا ہے. تو اس کا کیا جسٹ کیا ہے آپ کے آرٹیکل کا؟ دیکھیں اس میں جو سب سے پہلی بات یہ ہمیں اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہائبرڈ وارفیئر آسان الفاظ میں کیا ہے, اس میں مختلف اس کے ایسپیکٹس ہیں جو کہ ہندوستان ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں. میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں, شاید اس سے آسانی ہو سمجھنے میں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک ایسپیکٹ اس کا ہائبرڈ وار کا ہے کہ وہ کنونشنل وار کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو بھی استعمال کرتے ہیں, اور یہ وہ استعمال کیے ہیں اس نے ہمارے خلاف لائن آف کنٹرول کے اوپر. ہر روز وہ وہاں پر بیٹھ کر ہمارے اوپر آرٹلری اور راکٹس اور اسمال آرمس کا فائر کرتا رہتے ہیں. اس کے علاوہ بالاکوٹ کے اوپر جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا, جو انہوں نے ایل او سی کراس کر کے ہم پہ حملہ کرنے کی کوشش کی, وہ بھی ایک کنونشنل وارفیئر کا ایک حصہ تھا. تو یہ ایک ایسپیکٹ ہے ہائبرڈ وارفیئر کا. دوسرا ہے ارریگولر وارفیئر. اب جب ہم ارریگولر وارفیئر کی بات کرتے ہیں تو یہ افغانستان اور ایران سے بیٹھ کر جو وہاں سے یہ ٹیررسٹ گروپس پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, جن کے اندر آئی ایس آگے ہے, جس میں ٹی ٹی پی آگے ہے, جے یو اے آگے ہے, آئی ایم یو ہے, جتنے بھی وہاں پہ گروپس موجود ہیں, میں ان کو آسانی کے لیے ٹیررزم سینٹرل کہتا ہوں, جو کہ افغانستان کے اندر ہے, کیونکہ سارے گروپس وہاں پہ جمع ہوئے ہیں. تو وہاں پہ را جو کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اور این ڈی ایس جو کہ افغان انٹیلیجنس ایجنسی ہے, ان کے سرپرستی میں یہ جو ہیں ٹیررسٹ گروپس ہیں, یہ افغانستان سے خاص طور پر آ رہے ہیں ہماری کے پی پروونس کے اندر اور بلوچستان کے اندر, اور یہ وہاں پہ آ کر ایک تو تخریب کاری کر رہے ہیں. اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ سی پیک جتنے پروجیکٹس ہیں ان کو ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, ان کو ڈیمیج کرنے کی بات کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. پھر جتنے چائنیز پروجیکٹس چل رہے ہیں, جتنے چائنیز لوگ ہیں وہاں پہ, انہوں نے وہاں پہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کے اوپر بھی حملہ کیا گوادر میں, چائنیز کانسولیٹ کراچی میں حملہ کرنے کی کوشش کی, اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ کرنے کی کوشش کی. پھر آئے دن یہ ہمارے جو فوجی لوگ ہیں یا ایف سی کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر ریڈز وغیرہ کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ایک ارریگولر وار جو کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف, یہ بڑھتی جا رہی ہے اور لگاتار چل رہی ہے. پھر انفارمیشن وارفیئر اور سائبر وارفیئر بھی اس کا حصہ ہے. اب انفارمیشن وارفیئر اور سائبر وارفیئر میں آپ یہ دیکھ لیں, جیسے آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ ای یو کی ڈس انفارمیشن لیب جیسے ان کے تمام کرتوت جو ہیں وہ کھول کر سامنے رکھتے ہیں. تقریباً 120 ممالک کے قریب میں ان کے جو برانچز ہیں, ان کے جو ان کا اثر و رسوخ ہے وہاں تک پہنچے, وہاں کے یہ لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے ای یو اور یو این کے ساتھ جو لنکڈ ہیں ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز اور این جی اوز جو ہیں ان کو استعمال کیا ہے, اور فیک نیوز کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کو خاص طور پر اور چائنا کو بھی انہوں نے ڈی فیم کرنے کی اور ان کے نام کو ڈیفائل کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ ڈپلومیٹک اور میڈیا اوفینسوز ہیں ان کے, اور ڈپلومیٹک جب ہم اوفینسوز کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ سارے دنیا جہان میں انہوں نے میجر کیپٹلز میں پاکستان کو ایک اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم کے طور پر پیش کیا ہے. حالانکہ پاکستان سب سے بڑا وکٹم ہے ٹیررزم کا, اور یہ وکٹم اس ٹیررزم کا ہے جو کہ ہندوستان, افغانستان اور ایران سے ہمارے اوپر ویج کر رہا ہے وہ جنگ. ہم سب سے بڑے وکٹمز ہیں, اور اس نے اپنی جو ڈپلومیٹک اور میڈیا وار کے تھرو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کیا کہ ہندوستان وکٹم ہے اور ہم اگریسرز ہیں. اور یہ میرے خیال میں اس معاملے کو ہمیں بہت سیریسلی اس کی کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے بریگیڈ صاحب؟ کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ان کا جو ہندوتوا کا نظریہ ہے اس میں اتنا زیادہ ایک obsession ہے کوئی پاکستان کا, یا کیا یہ کوئی obsessive compulsive disorder ہے, یہ کیا ہے, کیا یہ میرے تو خیال میں نارملی تو آپ نے جیسے کہا کہ obsessive compulsive disorder جو ہے وہ ایک انسان میں ہوتا ہے,
مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے جو ہندوتوا کے جو فالوورز ہیں ان میں ایز اے گروپ یہ ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو ان کی اتنی ہیٹریڈ ہے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر, اور خاص اس سے بھی زیادہ خاص طور پر پاکستانی مسلمس کے لیے اور ایوری تھنگ پاکستانی کے لیے, وہ انبلیویبل ہے. یہ اب اپنے تئیں جو آج سے 1000 سال 15 سال 100 سال پہلے جو واقعات ہو چکے ہیں جو کہ تاریخ کا حصہ ہیں, اس کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دے آر ٹرائنگ ٹو ری انوینٹ ہسٹری. یہ شہروں کے نام بدل دیں, یہ سڑکوں کے نام بدل دیں, یہ مونیومنٹس کے نام بدل دیں, بٹ دے کانٹ چینج ہسٹری. they should get out of that phase. یہ ہسٹری سے باہر نکل کے پریزنٹ ورلڈ کے اندر ان کو رہنا چاہیے. یہ میرے خیال میں ابھی تک اسی پرانی دنیا میں رہ رہے ہیں. اور یہی شاید وجہ ہے کہ پاکستان کا جو یہ ٹو نیشن تھیوری کا اس کا جو پاکستان کی جو بیسک جو ایک ریسوں دیت ہے اس کو بھی ہٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ بھی اسی کا ایک طریقہ ہے. دیکھیے اب جو بیسک ایک پرنسپل تھا پارٹیشن آف دی انڈین سب کانٹیننٹ, وہ یہی تھا, دا ٹو نیشن تھیوری. اور ٹو نیشن تھیوری جس سے یہ اتنا جس کو اتنا یہ ناپسند کرتے ہیں, اب یہ دیکھیں کہ خود ہی ان کی اپنی حرکتیں اس ٹو نیشن تھیوری کو ویلیڈیٹ کر رہی ہیں. جو آج کل ہندوستان میں مسلمانوں کا حال ہے, چاہے کشمیری مسلمان ہو یا انڈین مسلمان ہو, آپ جو سکھوں کا حال ہے پنجاب میں آپ دیکھ لیں ان کی کیا حالت ہوئی ہوئی ہے سب, کہ کتنے لاکھوں لوگ دلی کو گھیرے بیٹھے ہیں اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں. جو کرسچنس کا حال ہے, جو جینس کا حال ہے, جو سب سے بڑھ کر ان کے اپنے ہندو ان کے بھائی ہونے چاہیے, دلت, جن کو یہ ہاتھ نہیں لگانا چاہتے, چھوتے نہیں ہیں, ان کا جو حال ہے. تو ایز نیشن ان کے اندر اتنے زیادہ فریکچرز آ چکے ہیں, اتنی سپلنٹرنگ ہو چکی ہے کہ ٹو نیشن تھیوری شاید اب کم پڑے گی. There should have been a many nation theory جو کہ اب ہندوستان کے اوپر لاگو ہوتی ہے. اچھا, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں فوج ہماری جو ہے اس کو بڑا ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے برگیڈ صاحب؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لگاتار کیمپین چلا رہے ہیں ان کی طرف سے. ہم دیکھ رہے ہیں مختلف لوگوں کو سنتے بھی ہیں تو وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو ہٹ کرو, پاکستان کی فوج کو پکڑو. یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, I personally consider کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز جو ہیں وہ پاکستان کے سینٹر آف گریوٹی ہے. اب سینٹر آف گریوٹی کو اٹس اے اسٹریٹجک ٹرم تھی, جب ہم اس کو ڈیفائن کریں تو وہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک قوت یا وہ ایک کیپبلٹی آپ کسی بھی فورس میں یا کسی بھی ملک میں اگر آپ اس کو نیوٹرلائز کر دیں تو وہ فورس یا وہ ملک وہ قائم نہیں رہ سکتا. ایک کیسکیڈنگ ایفیکٹ چلتا ہے, ایک جیسے وہ ڈومینو ایفیکٹ چلتا ہے, اور وہ ملک یا وہ فورس جو ہے وہ ایسے ایسے کولیپس کرتے کرتے ختم ہو جاتی. تو پاکستان کی جو اس وقت اسٹرینتھ ہے, جو سینٹر آف گریوٹی ہے, وہ ہے پاکستان کی آرم فورسز. پاکستان کے باقی ادارے شاید اب ان وجوہات میں ہم نہیں جاتے, وہ کافی حد تک ابھی اتنے وہ مضبوط نہیں رہے ہیں جتنا ان کو ہونا چاہیے. اور اب ان کا ٹوٹل جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز کو ڈیمونائز کیا جائے, ان کو ان کی ریپوٹیشن کو ختم کیا جائے, ان کو اس طرح سے انڈر پریشر لایا جائے سیاسی طور پر بھی اور انٹرنیشنلی بھی کہ اس کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جائے. اب اس کام کے لیے انہوں نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان آرمڈ فورسز کی جو چین آف کمانڈ ہے, جو ان کے کمانڈرز ہیں اور جو ان کے نیچے جوان تک, سب سے جونیئر جوان تک, ان کے درمیان ایک بہت سالڈ اسٹرانگ ریلیشن شپ ہوتی ہے. انہوں نے اس چین آف کمانڈ کو, اس ریلیشن شپ کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور ایک ڈاؤٹس کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو جوان جو ہے یا جو لوور رینکس جو ہیں وہ اپنے کمانڈرز یا جنرل آفیسرز کے جو بھی احکامات ہیں ان کے بارے میں ان کے دلوں میں شکوک پیدا ہوں. اور انفارچونیٹلی دیر از اے ویری ویری انفارچونیٹ فیکٹ کہ پاکستان کے کچھ ایسے سیاسی ایلیمنٹس بھی ہیں جن کا ہندوستان کے ساتھ کنورجنس آف انٹرسٹ ہو گیا ہے. وہ بھی پاکستان کی افواج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ہندوستان بھی ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اب یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں یا نہیں, مگر ان کا انٹرسٹ جو ہے, فوکس جو ہے وہ ایک ہی ہے. اور یہ ہمارے لیے کافی میرے خیال میں اٹس اے ویری سیریس تھنگ اینڈ وی مسٹ لک ایٹ اٹ ویری ویری سیریسلی. تو اس میں اکانومی جو ہے وہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا سی پیک کا بھی, تو اکانومی تو بھی جس طرح فوج ایک سینٹر آف گریوٹی ہے, اس طرح ہماری اکانومی کو بھی انہوں نے میرے خیال ٹارگٹ اسی لیے کیا ہوا ہے کہ اس فوج کو بھی
टारगेट करें और साथ साथ BRI या CPEC जिसको हम कहते हैं उसको भी करें, क्योंकि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को इसी ने रिवाइटलाइज करना है, और अगर ये हो गया तो फिर पाकिस्तान हमारे काबू में नहीं आएगा. इज दैट राइट? That is absolutely right. और उसमें I would like to go a bit further than that also. इसके दो एस्पेक्ट्स हैं. CPEC जो है, एक तो पाकिस्तान की, जैसे आपने बहुत सही कहा कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइटलाइज कर देगा इंशाल्लाह, रिजुवेनेट करेगा, और इंशाल्लाह ये होगा और पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर बन के उभरेगा. और उसके ऊपर जैसे हमने पहले भी बात की कि हमले कर रहे हैं ये लोग. जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है वो है कि CPEC इज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, ये इसका जो है, इसको रोकना कौन कौन चाहते हैं? सबसे पहले हिंदुस्तान. जैसे कि हमने कहा कि अगर पाकिस्तान एक ऑलरेडी मिलिट्री पावर है, पाकिस्तान में पिछले 3 इलेक्शंस के बाद से कंटिन्यूअसली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स चल रही हैं, सिविल गवर्नमेंट्स के ऊपर हैंड ओवर हो रहा है, तो पॉलिटिकली भी स्ट्रांग हो रहा है. मिलिटरी पाकिस्तान इज वेरी स्ट्रांग माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. अगर पाकिस्तान इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो जाता है तो फिर हिंदुस्तान के पास कोई ऐसी बात नहीं रह जाती कि वो पाकिस्तान के ऊपर अपनी हेजमनी कायम करे, अपनी डोमिनेशन कायम करे, और पाकिस्तान को मजबूर करे कि वो भी जैसे साउथ एशिया में बाकी के जो ममालिक हैं उस तरह से पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का बिल्कुल मातहत हो जाए. तो ये तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात होगी. अब हमने जैसे कहा कि CPEC इज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द BRI, द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. उसको रोकना किसने है? सबसे पहले अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट्स समझता ये है कि उसकी जो एक सिंगुलर और सोलिटरी और सोल पोजीशन थी एज द वर्ल्ड्स ओनली इकोनॉमिक पावर, वो अब अंडर थ्रेट है फ्रॉम चाइना. और चाइना इस तेजी से उसकी इकोनॉमी बढ़ रही है कि वो अनकरीब अमेरिका से को ओवरटेक कर लेगा, लेट्स से इन द नेक्स्ट 10 years or so, to become the sole economic power of the world. और अमेरिका ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता. अब उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? अगर वो सिर्फ ये चाहेंगे कि BRI को रोका जाए, और BRI को रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? उसकी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को रोका जाए, अब वो है CPEC. और उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसको रोकने के लिए किसको इस्तेमाल कर रहे हैं? वो इंडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं. और इंडिया का भी अपना इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट जो कन्वर्ज कर रहे हैं ऑन द CPEC एंड ऑन द BRI. तो यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना दोनों को बहुत मोहताज रहना पड़ेगा, होशियार रहना पड़ेगा, और हर हाल में CPEC को कामयाब करेंगे. एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें ये कि BRI के लिए CPEC का कामयाब होना बहुत जरूरी है. अगर CPEC कामयाब हो जाता है तो सारी दुनिया को मैसेज जाता है कि चाइना जहाँ पे भी प्रोजेक्ट शुरू करेगा वो उसको कामयाबी के साथ मुकम्मल करेगा, और जिस मुल्क में करेगा उस मुल्क की इकोनॉमी में बहुत बेहतरी आएगी और बहुत स्ट्रॉन्ग होगा. अब ये ब्रिगेड साहब जो आपने सारा सिनेरियो क्रिएट किया है, आप बता रहे हैं कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है. अब जाहिर है कि हमें नजर आ रहा है कि ये भारत के इवल डिजाइन्स हैं. अब हमारे पास चॉइसेस क्या रह जाती हैं? हमें ये देखना पड़ेगा कि अब हम क्या करें. एक तरफ हम देखते हैं कि जनाब अब ऑफेंसिव डिफेंस का डॉक्ट्रिन चल रहा है उनकी तरफ से, दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि जनाब हाइब्रिड वॉर भी चल रही है. अब पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? क्या भारत की भी कुछ स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटीज हैं जिनको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं है. आप ये तो कभी हो नहीं सकता है कि दो बेलिजरेंट आमने सामने आए एक्सक्यूज मी, और एक को दूसरे की जो वीकनेसेस हैं या वल्नरेबिलिटीज हैं वो मालूम ना हो. जैसे भारत पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटीज को अटैक कर रहा है, इकोनॉमी को अटैक कर रहा है, हमारी जो CPEC जैसे आने वाली है, हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को वो एक्सप्लॉइट कर रहा है और बेशुमार चीजें एक्सप्लॉइट कर रहा है. तो हिंदुस्तान बजाते खुद उसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटीज हैं, और पाकिस्तान को अब ये चाहिए कि अब तक तो पाकिस्तान ने उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया है, पर अब मेरे हाल में टाइम आ गया है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट आना चाहिए. पाकिस्तान मस्ट बिकम अग्रेसिव, पाकिस्तान मस्ट बिकम प्रोएक्टिव, और जो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटीज हैं हिंदुस्तान की और जो उनकी स्ट्रेटेजिक फॉल्ट लाइंस हैं उनको एक्सप्लॉइट करना है. वो फॉर एग्जांपल क्या इंटरनल लेवल पे उनकी क्या है मसाइल, क्या है? अभी सबसे बड़ा जो है उनका वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी. एक उनका स्लोगन है कि हम मुख्तलिफ कौमें हैं मगर हम हिंदुस्तान की एक यूनियन के अंदर हम यूनाइटेड हैं. मगर अब उस स्लोगन को ही मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है उसने तार तार कर दिया है.
अब ये देखें मुसलमानों का क्या हाल है उसमें विद इन द इंडियन यूनियन, अब सिखों का हाल आप ये देख लें। और वो बात पहले करने वो भूल गया, अगर आप जो कश्मीरी फ्रीडम मूवमेंट चल रही है और जो खालिस्तान की फ्रीडम मूवमेंट चल रही है और ये दोनों नेबरिंग फ्रीडम मूवमेंट्स हैं, अगर इन दोनों में कोई कोलैबोरेशन हो जाता है, कोई लिंक अप हो जाता है, कोई कॉमनैलिटी ऑफ कॉज एंड पर्पस हो जाता है, कोई कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, तो ये हिंदुस्तान के लिए इतना बड़ा एक स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी बनेगी कि हिंदुस्तान को समझ नहीं आएगी कि उससे करना क्या है। और ये सबसे बड़ी उनकी जो है ना, ये उनकी वो है वीकनेस, ये उनकी फॉल्ट लाइन। हिंदुस्तान। और तो पहले तो उनकी जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है वो एक बहुत बड़ी उनकी वीकनेस है, उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। दूसरा ये है कि जो इन्होंने कश्मीर और खालिस्तान के साथ किया हुआ है, अब आप ये देखिए कि पंजाब में उन्होंने तमाम फार्मर्स के खिलाफ वो 3 लॉज पास कर दिए हैं और सारे के सारे फार्मर जो प्रीडोमिनेटली सिख हैं वो उठे हुए हैं इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दीज लॉज। अब ये क्रिस्टलाइज कर रहे हैं उस खालिस्तान मूवमेंट को, और अगर ये खालिस्तान मूवमेंट ज्यादा जोर पकड़ती है और कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के साथ मिलती है तो ये बहुत बड़ी कमजोरी है जिसको पाकिस्तान अगर चाहे तो उसको जरूर इसके बारे में उसको सोचना चाहिए। और इसमें जो वो जो लॉस वगैरह इन्होंने पास किए थे वो भी आप समझते हैं कि वो भी इसमें एक रोल के तौर पर प्ले कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह मुसलमानों को इन्होंने वहाँ पे सिंगल आउट किया है, अभी भी आप देख रहे हैं कि आसाम में भी कुरान पाक पढ़ने के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो इस तरह की चीजें जो है ये उसको आप समझते हैं कि वो भी इसको बिल्कुल होगा। अगर यहाँ पे जैसे कश्मीर आप देख लें, कश्मीर लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द नॉर्थ। कश्मीर में अगर आप देखें तो देयर इज अ 3 फ्रंट वॉर जो कि हिंदुस्तान को दरपेश है इस वक्त। चाइना है लद्दाख में LAC के ऊपर, लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, पाकिस्तान है LOC और वर्किंग बाउंड्री के ऊपर, देन विद इन कश्मीर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर क्या हालत है, तकरीबन 500 दिन हो गए हैं वहाँ पे कर्फ्यूज चल रहे हैं, क्लैम्प डाउन चल रहे हैं और वहाँ पे एक टोटली डिस्टेबलाइज्ड वो रीजन बना हुआ है। अब हमें ये देखना है कि कश्मीर जो है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर is the base of operations for any operations that India carries out against China in the Ladakh area or against Pakistan along the LOC. और वो जो है उसकी बेस ऑफ ऑपरेशन जब डिस्टेबलाइज होगी तो हिंदुस्तान इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकेगा। तो ये अगेन दिस बिकम्स अ ग्रेट स्ट्रेटेजिक वीकनेस ऑफ इंडिया। अच्छा, एक और चीज जरा मुझे थोड़ा सा इसमें बताएं ब्रिगेड साहब, उसमें मैं बल्कि आपका मैं चाहता हूँ कि वर्जन आए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस तरह भी आपने जिक्र किया फार्मर्स प्रोटेस्ट का। फार्मर्स का जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ है उस दिन से लेकर अभी तक वो लोग प्लीड कर रहे हैं कि पाकिस्तान उनकी डिप्लोमेटिक लेवल पे कोई सपोर्ट करे, पाकिस्तान उसको कम से कम बैक करे कि जी हम ये इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं उनको सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान ने अभी तक इस हवाले से प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया। क्या वजह है और आपका क्या वजह है कि आप पाकिस्तान को करना चाहिए सपोर्ट इनको? क्यों नहीं करना चाहिए? आप ये देखें कि अब ये मामला इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं जिसका हमें खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई लोग हैं, एक कौम है जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीरीज हैं या सिख हैं, वो अगर स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन या वो फॉर इंडिपेंडेंस, तो UN का एक रेजोल्यूशन है 3314 that says the right for armed struggle, वो उसके तहत आप उनकी मदद कर सकते हैं, वो मदद मांग सकते हैं बाकी दूसरे लोगों से और दूसरे लोग उनकी मदद कर सकते हैं। तो उसको भी अगर हम इस्तेमाल करें तो उसके तहत हम कश्मीरियों की भी मदद कर सकते हैं और हम अगर सिख चाहें तो उनकी भी मदद हो सकती है। और अगर पाकिस्तान ने अब तक नहीं किया तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि इन्होंने यही काम हमारे बलूचिस्तान में किया है। बिल्कुल किया। दिल्ली में एक बलूचिस्तान हाउस है, वहां पर ये बलूचिस्तान से जितने डिसिडेंट्स हैं उनको वहां पर वो लेकर जाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको वहां पर पैसे देते हैं, उनको वहां पे इक्विप करते हैं, उनको फिर पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च करते हैं। तो अगर वो ये काम कर सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता है? और कब तक पाकिस्तान इनकी ये जो अपीसमेंट वाली पॉलिसी है इसको फॉलो करता रहेगा? एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान को ये काम करने पड़ेगा। और जैसे आपने कहा
जो डिप्लोमेटिक लेवल पे और जो मीडिया ऑफेंसिव भी तो हो सकते हैं ना, मीडिया पे भी तो हमारा एक रोल हो सकता है। बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मैं इस बात थोड़ी अपनी मुकम्मल कर लूँ, अगर जब ये कश्मीर और खालिस्तान या पंजाब में ये काम हो रहा है, अगर उसी वक्त साइमल्टेनियसली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे आपने बात की असम में, जहाँ पे उन्होंने मदरसे बंद कर दिए और मुसलमानों को वहाँ पे वो जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, नेशनल सिटीजन रजिस्टर फॉर सिटीजन है और पॉपुलेशन रजिस्टर है, उसके तहत उन्होंने बिल्कुल उनको साइडलाइन कर दिया है। वो तो उनके लिए वो कंसंट्रेशन कैंप्स टाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे, कि उनको अलग से रखा जाए, जिनको वो रेफ्यूजीज कहते हैं और जिनको एलियंस कहते हैं, कि ये इंडियंस हैं ही नहीं, जो साबित नहीं कर सकते कि वो हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। तो अगर ये तमाम काम एक साथ हों तो हिंदुस्तान बहुत ज्यादा वहाँ पे मुश्किल में है। फिर हम आते हैं, जैसे आपने कहा, डिप्लोमेटिक ऑफेंसेस के ऊपर, तो व्हाई नॉट? अभी हमने डोजियर एक बनाकर भेजा है, हाँ बिलेटेडली, चलो, बट इट्स अ गुड स्टेप। अब जितने भी फाइंडिंग्स आई हैं ईयू की डिसइंफॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट्स में, उन तमाम को ऐड करना चाहिए उस डोजियर के साथ और लिंक करना चाहिए और एस्टेब्लिश करना चाहिए कि इस तरह से ये दोनों चीज़ें मिलकर हिंदुस्तान का जो एक्चुअल उनका रोल है पाकिस्तान के खिलाफ और और पाकिस्तान को डिमोनाइज करने के लिए पूरी दुनिया में, और किस तरह से वो इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान जब तक अपनी कहानी सुनाएगा नहीं तो लोग सुनेंगे नहीं, तो उनको पता कैसे चलेगा। और कहानी सुनाने के लिए हमारे मीडिया को भी थोड़ा सा अपना एक रोल प्ले करना चाहिए और अपनी सिमत दुरुस्त करनी चाहिए, जो कि डायरेक्शन अभी हमारी ठीक नहीं है। मीडिया इज टू प्ले द बिगेस्ट रोल, नॉट ओनली विद इन पाकिस्तान मगर इंटरनेशनली भी। और डिप्लोमेट्स हमारे जो हैं, माशाल्लाह, दे आर वेरी गुड डिप्लोमेट्स एंड दे आर वेरी कैपेबल वंस, एंड उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, तो ये एक सबसे बड़ा तरीका है पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सिक्योर करने का, कि जो हमारे खिलाफ मिस और डिसइंफॉर्मेशन चल रही है, जो हमारे खिलाफ फेक न्यूज़ चल रही है, जो प्रोपेगेंडा चल रहा है हमारे खिलाफ, उसको काउंटर किया जाए। और इसके लिए बेसिकली आप ये कह रहे हैं, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि हमें जो इनकी फॉल्ट लाइन्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटीज हैं, उनके ऊपर भी हमें गौर व फिक्र करना चाहिए, उसके ऊपर प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि ये इनवर्ड थिंकिंग अपनी शुरू करें और अपने इनको अपने घर पे रखा जाए, जैसे कि ये हम हमारी तरफ दौड़ें। चलिए, अजीत डोवल साहब ने जो अपनी ऑफेंसिव डिफेंसिव जो भी उन्होंने स्ट्रेटजी बताई थी, वो ये थी कि जहां से हमें खतरा है हिंदुस्तान को, हम उस खतरे को अपने तक आने नहीं देंगे, बस वहां पहुंचकर उस खतरे को खत्म कर देंगे। ये प्रेसिडेंट बुश की फिलॉसफी थी ना। हाँ जी। और दूसरा ये कि पाकिस्तान को हम इतना मजबूर कर देंगे, इतना इन्वॉल्व कर देंगे, एम्ब्रॉयल कर देंगे उसके अपने इंटरनल इश्यूज के अंदर, कि वो खुद इतना इंटरनली इन्वॉल्व हो जाए कि उसको बॉर्डर्स की तरफ देखने की उसके पास टाइम भी ना हो और हिम्मत भी ना हो, ताकत भी ना हो। अब आप ये देखें पिछले 15-20 साल में क्या हुआ है, जब ये सारे टेररिज्म हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, और उसके अंदर पीछे डेफिनेटली हिंदुस्तान का हाथ था, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा, मुकम्मल तौर पर। तो पाकिस्तान की फौज जो है वो ज्यादातर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में लगी हुई थी। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो थी वो सारी की सारी इनको काउंटर करने के लिए काउंटर इंटेलिजेंस में लगी हुई थी। और जब तक ऑपरेशंस नहीं किए गए इनके खिलाफ सवात में और फिर फाइनली ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब में, जबकि इनको उठाकर बाहर फेंका, उस वक्त तक हमारी फौज जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी में ही मुलव्वस रही है, या मतलब इन्वॉल्व रही है, नॉट मुलव्वस बट इन्वॉल्व रही है। अब भी पाकिस्तान के जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो ऑपरेशन रद्दुल फसाद में हैं, और रद्दुल फसाद का ये है कि जितने भी इनके इंटेलिजेंस के कोलैबोरेटर्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, इनको जो यहाँ पे सपोर्ट है, उनके स्लीपर सेल्स जो हैं उनको निकाला जाए और उनको ख़त्म किया जाए। उसमें पाकिस्तान को बेइंतहा कामयाबी हो रही है। पाकिस्तान को भी यही करना चाहिए कि हिंदुस्तान जो कि हमारे खिलाफ LOC के ऊपर और वर्किंग बाउंड्री पे इतना हर वक्त फायरिंग होती रहती है, जो कि इस बात इतना टाइम है कि वो अफगानिस्तान और ईरान से हमारे ऊपर टेररिस्ट ग्रुप्स लॉन्च करता है, उसको भी इंटरनली इतना एम्ब्रॉयल कर देना चाहिए अपनी ही इंटरनल सिचुएशन के अंदर, कि वो अंदर की तरफ ज्यादा देखना शुरू कर दे और पाकिस्तान की तरफ से उसका ध्यान कम हो जाए। और यही तरीका है उसको चेकमेट करने का, यही तरीका चेकमेट करने का। और ये कोई हम नई बात नहीं कर रहे,
یہ تو دوول صاحب کی اپنی اسٹریٹجی ہے جو کہ ان کے خلاف بہت آسانی سے استعمال کی جا سکتی ہے. برگیڈ صاحب آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور اللہ کرے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں ہمارے جو ادارے ہیں اس کو سنیں بھی اور اس کے اوپر نہ صرف عمل کریں بلکہ پریکٹیکلی اس کو کامیاب کرنے کی بھی کوشش کریں. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی بات جو ہے وہ لوگ سنتے بھی ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسٹراک سانا کو بریگیڈیئر عمران ملک صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.